करेंगे सीएम भूपेश बघेल। आज महाराष्ट्र जाएंगे। 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर सीएम भूपेश बघेल जाएंगे। मालपानी लॉन संगमनेर में जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। शिरडी साईं बाबा मंदिर में भी सीएम भूपेश दर्शन करेंगे। शाम को नागपुर पहुंचेंगे। तो 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। मालपानी लॉन संगमनेर में जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। शिरडी साईं बाबा मंदिर में भी सीएम भूपेश बघेल दर्शन करेंगे, जिसके बाद शाम को नागपुर पहुंचेंगे। और अगली बड़ी खबर भी रायपुर से सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में कल तक वैक्सीन आ सकती है। आज या कल वैक्सीन आ सकती है। 3,23,000 वैक्सीन छत्तीसगढ़ में आएंगी। केंद्र से बातचीत के बाद भरोसा मिला है। तो कल तक छत्तीसगढ़ में वैक्सीन आ सकती है। तो केंद्र से बातचीत हुई है, जिसके बाद केंद्र ने भरोसा जताया है कि 3,23,000 वैक्सीन छत्तीसगढ़ में आएंगी। तो आज या कल वैक्सीन आ सकती है। बता दें 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होना है, जिसके लिए आज या कल छत्तीसगढ़ में भी अब वैक्सीन पहुंच सकती है। और केंद्र सरकार के वैक्सीनेशन प्लान से सीएम भूपेश सहमत हैं। वैक्सीन किसे लगना चाहिए, इस मामले पर सीएम बघेल का बयान सामने आया। पीएम मोदी चाहते हैं कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगे। पीएम मोदी अपनी जगह सही, नहीं तो नेताओं की कतार लगेगी। पीएम और मंत्रियों को वैक्सीन लगाने की मांग को जायज ठहराया है। अपनी अपनी जगह सही है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो देश में यदि पहला कोरोना वैक्सीन लगे तो फिर वहीं शुरू होना चाहिए। दिल्ली में जो कितने केंद्रीय मंत्री हैं उनसे तो लोगों में विश्वास भी जगेगा। ये बात भी सही है अपनी जगह। दूसरी बात है, राज्य में आए तो ठीक है, मुख्यमंत्री से लेके पूरे मंत्रिमंडल लगाए, ये जनता की डिमांड है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई पहले उन लोगों को लगना चाहिए जो कोरोना वॉरियर हैं, कोरोना से जो लड़ रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, सबसे पहले उनको लगना चाहिए। तो दोनों अपने अपनी जगह सही हैं। यदि केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोग चाहते हैं लगाना तो बहुत ज़्यादा नहीं, 60-70 लोग हैं, लगा के उदाहरण पेश कर सकते हैं। और एक राहत की खबर है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार कम हुई है। 24 घंटे में कोरोना के 853 केस सामने आए हैं। वहीं 13 लोगों की मौत हुई है। रायपुर में 133, दुर्ग में 99, बिलासपुर में 93 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 2,90,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक मिल चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के 8,550 एक्टिव केस हैं। वहीं कोरोना से अब तक 3,505 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है। 24 घंटे में कोरोना के 853 केस सामने आए हैं। वहीं 13 की मौत हुई है। और बड़ी खबर रायपुर से है। पंडरी बस स्टैंड के पास कबूतरों के मरने की खबर मिली है। बर्ड फ्लू की आशंका के चलते टीम पहुंची है। टीम ने पीपीई किट पहनकर कबूतरों का सैंपल लिया। पंडरी बस स्टैंड के पास सैकड़ों कबूतरों का बसेरा रहता है। तो जहां कबूतरों के मरने की खबर मिली है, तो बर्ड फ्लू की आशंका के चलते टीम पहुंची। टीम ने पीपीई किट पहनकर कबूतरों का सैंपल लिया है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, सम एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस हो सकता है, जिसके कारण इनकी डेथ हो सकती है। एक्चुअल लेबोरेटरी फाइंडिंग के बाद ही अपन इसको बता पाएंगे, और अभी इस तरह की बातें बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक यदि बर्ड फ्लू का शब्द चला जाता है तो इस व्यवसाय पे और व्यक्तियों पे दोनों पे विपरीत प्रतिक्रिया होगी, जो उस पूरे व्यवसाय को चौपट करने के लिए अभी ले दे के लोग कोरोना से नहीं उठ पाए हैं और एक नया पंगा सामने आ जाएगा। तो लेबोरेटरी फाइंडिंग के बाद यदि है ऐसा तो निश्चित रूप से बताया जाएगा, अवेयर किया जाएगा और एक्शन भी लिया जाएगा। अभी वर्तमान में इन बर्ड्स में से कुछ को सैंपल के लिए भेजेंगे और कुछ को प्रॉपर तरीके से बरियल किया जाएगा। तो बर्ड फ्लू के बारे में इस वक्त प्रदेश के कई हिस्सों से खबरें आ रही थी कि कबूतर मर रहे हैं या फिर और भी किसी प्रकार की। राजधानी में एक बड़ी बात यहाँ पर सामने है कि अचानक से
कुछ कबूतरों के मरने की खबर आ रही है। और ये आप देख सकते हैं, फिलहाल पुलिस ने इन्हें चिन्हांकित करके रख दिया है। ऐसे फिलहाल 15 से 20 कबूतर हैं जो कि मरे हैं और इन्हें गोल करके चिन्हांकित करके रखा गया है। इस वक्त हम रायपुर के पंडरी पगरिया कॉम्प्लेक्स के पास खड़े हैं। आपको ऊपर दिखाना चाहूँगा, कबूतरों का ये बसेरा यहाँ पर है। भारी तादाद में कबूतर यहाँ पर रहते हैं और यहीं से अचानक कबूतरों के गिरने की और मरने की खबर आ रही है। ऊपर छत में भी बताया जा रहा है कि बहुत से कबूतर हैं जो कि वहाँ पर मरे हुए हैं और ऐसी जानकारी आ रही है कि और भी ये संख्या में बढ़ोतरी यहाँ पर हो सकती है। क्या स्थिति इस वक्त, पुलिस वालों को क्या खबर मिली, हम भी जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या आप लोगों तक खबर पहुँची है कबूतरों के मरने को लेकर? हमको भी खबर मिली थी तो देखने आए तो 10-12 कबूतर अभी मरी हुई मिली है। ऊपर में बहुत सारे 400-500 कबूतर यहाँ निवास रखते हैं, ऐसा पता चला है। अब वेटनरी वालों का इंतजार कर रहे हैं, वो सही बात वही बताएंगे। तो देखिए, वेटनरी की टीम का इंतजार किया जा रहा है और यहाँ से और भी कई शहरों से ऐसी खबरें थी, लेकिन राजधानी में एक सनसनी फैल गई है इस प्रकार के कबूतरों के मरने की खबर से। उस पूरे इलाके में कबूतर यहाँ पर रहते हैं। फिलहाल वेटनरी की टीम का इंतजार किया जा रहा है और ये टीम लैब में भेजा जाएगा, उनको लेकर भेजेंगी, तब हकीकत सामने आएगी कि आखिरकार ये जो कबूतरों की मौत हो रही है इसके पीछे बर्ड फ्लू का मामला है या फिर कुछ और। कैमरामैन अखिलेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। 3 कृषि कानून और 3.5 महीने से चले आ रहे गतिरोध पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने फिलहाल तो रोक लगा दी है, लेकिन हल अभी भी नहीं निकला है। कोर्ट ने कानूनों के अमल पर अंतरिम रोक लगाते हुए कमेटी बनाई है जो किसानों और सरकार से चर्चा कर अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। कोर्ट के फैसले से किसान ज्यादा सहमत नहीं है, वहीं विपक्ष इसे किसानों की जीत बता रहा है, वहीं सरकार इसे सुलह का रास्ता मान रही है। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट में पूरी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर अंतरिम रोक लगाई। सरकार किसान के बाद अब कमेटी की बारी। न किसान जीते न सरकार हारी। किसानों के आंदोलन के बीच 3 कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की कमेटी भी बना दी। इसमें कोई रिटायर्ड जज शामिल नहीं है, बल्कि 2 किसान नेता और 2 एक्सपर्ट शामिल किए गए हैं जो किसानों और सरकार से बात कर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे। हालांकि अभी भी किसान ज्यादा संतुष्ट नहीं है। किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। तो बना दी उन्होंने कमेटी बनाने की बात करी है, ठीक है, तो वो कर दिया होगी। उसमें जो अपने लीगल लोग होंगे सब लोग उसमें बैठ के बात करेंगे। हम अपना चर्चा करेंगे ना, सब लोग चर्चा कर बयान जारी करेंगे। 26 जनवरी में जो हम 26 में तो चलेंगे सब लोग। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष जहां इसे सरकार की हार से जोड़कर किसानों की जीत बता रहा है, वहीं बीजेपी फैसले का स्वागत करते हुए ये बताने में जुटी है कि अब कमेटी के जरिए सुलह का रास्ता निकाला जाएगा। देखिए, जो काम या जो निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है उसका पालन भारत सरकार को करना चाहिए। तीनों काले कानून हैं उसको वापस लेना चाहिए। जो किसान मांग कर रहे हैं हम उसकी समर्थन करते हैं। आज रोक लग चुकी है और इस पे कमेटी जो बनेगी, जो करेगी, वो एक अलग विषय है। बट मेरे ओपिनियन में सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेटली इस पर एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या सेंटर को या पार्लियामेंट को ऐसे कानून बनाने का अधिकार था कि नहीं था। किसानों के लिए जो 3 कानून बने थे उस पे अभी रोक लगाई जाए और उसके साथ ही साथ उन्होंने कमेटी बनाने का निर्णय लिया है जिसमें विशेषज्ञ भी होंगे, जुडिशरी के लोग भी होंगे, किसानों के प्रतिनिधि भी होंगे और ये जो कमेटी है सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में दोनों पक्ष से यानी सरकार से भी और किसानों से भी लगातार बात करके एक रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। ये कांग्रेस इसको जीत और हार मानने का सम्मानित सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सबके लिए सर्वोपरि है, हर व्यक्ति के लिए सर्वोपरि है। इसलिए वर्तमान जो परिस्थिति है उसको देकर के सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर जो स्थगन देने की जो बात कही है, लेकिन बहुत स्पष्ट कहा है कि जो कमेटी गठन कर रहे हैं, कमेटी जो रिकमेंडेशंस देगी उसके आधार पर निर्णय का इंतजार करना चाहिए।
सितंबर में कृषि कानून लागू होने के बाद से किसान आंदोलन भी जारी है। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। सरकार कानून वापस लेने के लिए राजी नहीं है तो किसान वापसी के अलावा किसी शर्त पर तैयार नहीं है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने सुलह का दूसरा रास्ता अपनाने की कोशिश की है, यानी अब कमेटी किसान, सरकार और कोर्ट के बीच सेतु का काम करेगी और एक बेहतरीन नतीजे तक पहुंचाने की कोशिश भी करेगी। लेकिन एक सवाल अंगद के पैर की तरह अभी भी जमा हुआ है कि सड़कों पर आंदोलन कर रहे किसान वापस लौटेंगे, सड़कें खाली होंगी या फिर ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो फिलहाल के लिए 3 कृषि कानून पर रोक लगाई गई है और 3.5 महीने से ये आंदोलन चला आ रहा है। इस गतिरोध पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन हल अभी भी नहीं निकला है। कोर्ट ने कानून के अमल पर अंतिम रोक लगाते हुए एक कमेटी बनाई है जो किसानों और सरकार से चर्चा कर अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। कोर्ट के फैसले से किसान ज्यादा सहमत नहीं है, वहीं विपक्ष इसे किसानों की जीत बता रहा है, वहीं सरकार इसे सुलह का रास्ता मान रही है। ये किसानों की जीत है, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। पहली बार देश में लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उच्चतम न्यायालय ने लगभग करारा सा जवाब दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि इस फैसले के बाद केंद्र सरकार को अपने तीनों कानून वापस लेना चाहिए। अब छत्तीसगढ़ के सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सचिवालयों की साप्ताहिक बैठक अनिवार्य रूप से होगी। इसको लेकर पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने आदेश जारी किए हैं ताकि व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालयों का इस्तेमाल और रखरखाव सुनिश्चित हो। इसके साथ ही पंचायत सचिवों के खाली पदों को भी भरने की कार्यवाही को कहा गया है। टीएस सिंहदेव ने निमोरा में ठाकुर प्यारेलाल पंचायत ग्रामीण विकास संस्थान के कामकाज की भी समीक्षा की। ये देखने को मिलता है कि विकास विभाग में ध्यान ज़्यादा रहता है, पंचायत विभाग में ध्यान कम रहता है। तो पंचायत विभाग में सारी व्यवस्थाएं जो पंचायतों की हैं, जनपदों की हैं, जिलों की हैं, उनके अधिकारों की, उनकी शक्तियों की, उनकी स्थितियां, बकाया राशि कितनी है और समीक्षाएं कैसी हैं, वो पंचायतों के संदर्भ में ग्राम सभाएँ हो रही हैं कि नहीं, ग्रामीण सचिवालय सही मायने में फंक्शन कर रहा है कि नहीं। जैसे आज ये निर्णय हम लोगों ने लिया है कि सभी ग्राम पंचायतों में जो सचिवालय है वो अनिवार्य रूप से हफ्ते में 1 दिन अब लगना फिर से चालू हो। बलौदाबाजार की बिलाईगढ़ विधानसभा में बीते दिन कांग्रेस में पैदा हुई अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। क्षेत्रीय विधायक और संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ने प्रेस वार्ता कर कुछ लोगों पर पार्टी में घुसपैठ के आरोप लगाए थे। वहीं उनके आरोप पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता जवाहर पवार ने संसदीय सचिव पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। दरअसल विगत दिनों करीब 300 कार्यकर्ता उपेक्षा से निराश होकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम से मुलाकात कर संसदीय सचिव चंद्रदेव राय को पद से हटाने की मांग की थी। विधायक जी द्वारा कही गई बात पूरी तरीके से गलत है। आज मैं आप सबके माध्यम से विधायक जी को ही कहना चाहता हूं कि अपने अंदर पहले झांक के देखें कि कितने गंदे लोगों से आज खुद घिरे हुए हैं। 2-3 मामले ऐसे आए हैं जो स्पष्ट रूप से बताता है कि विधायक जी के द्वारा कहीं न कहीं से इनको मान्य संरक्षण दिया जा रहा है। मैं लगभग 45 वर्षों से कांग्रेस की सेवा करते आ रहा हूं। मैं आजीवन कांग्रेस का सदस्य हूं और रहूंगा। श्री राय जी कांग्रेस में कब प्रवेश गए वो मुझे जानकारी में नहीं है। मेरे पास उन्होंने विधानसभा चुनाव के समय आवेदन दिया था, तब उन्होंने शिक्षा कर्मी पद से इस्तीफा नहीं दिया।
बिलासपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ड्रीम प्रोजेक्ट अरपा के संरक्षण और संवर्धन को लेकर कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में अरपा में करीब 100 करोड़ की लागत से 2 बैराज बनाने को मंजूरी दी गई है। अब इस योजना पर काम शुरू कर दिया है। मंगलवार को खुद मंत्री रविंद्र चौबे ने बैराज निर्माण के काम का जायजा लिया है। यहां उन्होंने शिव और पचरी घाट में बैराज निर्माण की जगह और उसकी संरचना को लेकर अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। साथ ही इस काम की गुणवत्ता और समय सीमा पर पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा है कि अरपा में 12 महीने पानी रहे। और दुर्ग से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री ने शहीद पार्क की शुरुआत की है। वॉल ऑफ ऑनर में सीएम पहुंचे, शहीदों को श्रद्धांजलि दी, शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया, तो लेजर शो का भी आनंद उठाया। सीएम भूपेश बघेल ने अमृत मिशन की भी शुरुआत की, तो पानी टंकियों की शुरुआत की। कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, अनिला भेड़िया भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद पार्क की शुरुआत की है। वॉल ऑफ ऑनर में सीएम पहुंचे, शहीदों को श्रद्धांजलि दी, शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी किया है। और नारायणपुर से बड़ी खबर है, आईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हुए हैं। नक्सलियों के बम लगाए गए थे, जिन्हें डिफ्यूज करने के लिए जवान वहां पहुंचे थे। जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अबूझमाड़ ओरछा के बटुमपारा सड़क की घटना बताई जा रही है, जहां 2 जवान घायल हुए हैं। आईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हुए हैं। नक्सलियों के लगाए बम को डिफ्यूज करने के लिए जवान वहां पहुंचे थे। जवानों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। बस्तर बीते 5 दशकों से नक्सलवाद का दंश झेल रहा है और अब धीरे धीरे पुलिस प्रशासन की पकड़ मजबूत होती जा रही है। इसी का उदाहरण है कि ओडिशा की सीमा से लगे अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित इलाके मुंडागढ़ में कलेक्टर रजत बंसल और एसपी दीपक झा बाइक से पहुंच गए, ताकि यहां जमीनी स्तर पर हकीकत को समझा जा सके। कलेक्टर रजत बंसल से बातचीत की संवाददाता प्रशांत गजभजिए ने। मौजूद हैं बस्तर जिले के अंतिम छोर पर, जो काफ़ी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, अति संवेदनशील क्षेत्र है। और इस अंतिम छोर के बाद आप देख सकते हैं ये तुलसी डोंगरी का पहाड़ है। इस पहाड़ के उस पार उड़ीसा राज्य है और यहाँ पे अभी ग्रामीणों की समस्या जानने और साथ ही साथ सड़क निर्माण कार्य जो चल रहा है उसको देखने के लिए खुद बस्तर कलेक्टर पहुंचे हुए हैं। इस क्षेत्र का लगातार जो है नक्सली आने जाने के लिए अपने उपयोग करते रहे हैं और इस क्षेत्र में जब खुद कलेक्टर पहुंचे हैं तो किस तरीके का अनुभव लिया और किस तरीके से ग्रामीणों से क्या कुछ बातचीत हुई ये जानते हैं। सर, अभी हम लोग मुंडागढ़ में हैं और ये हमारा आखिरी गाँव है, आखिरी पंचायत है बस्तर ज़िले का, और यहाँ से कनेक्ट करने के लिए रोड का निर्माण किया जा रहा है, जो कि कुछ कारणवश अभी रुका हुआ है, लेकिन उसी को हम लोग देखने आए हैं कि कैसे और जल्दी निर्माण हो सकता है। ग्रामीणों से चर्चा हुई, कुछ यहाँ पर मांगे हैं स्कूल को लेकर के, कुछ भवन निर्माण को लेकर के, देवगुड़ी को लेकर के, जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी घोषणा भी की है देवगुड़ी की, वो सब हम लोग खुद मौका देख करके अभी फाइनल कर रहे हैं और जाते ही इसको सैंक्शन दे करके काम को आगे बढ़ाएंगे। सर, बस्तर का ये अंतिम छोर है, यहाँ तक अगर कनेक्टिविटी पहुँच जाती, सड़क मार्ग तैयार हो जाता है, तो क्या लगता है कि कितना जो है प्रभावशाली होगा, कितना कारगर होगा नक्सल की इस लड़ाई के लिए? मैं मानता हूँ कनेक्टिविटी इकलौता सल्यूशन है लोगों को पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन पे भरोसा दिलाने के लिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये रोड जो हम इस रोड के अंतिम छोर पे हैं, ये पूरी रोड अगर बन जाती है तो निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा होगा और गांव वालों की भी यही मांग है कि ये रोड बने और साथ में उड़ीसा को लेकर के अन्य रोडों को भी खोला जाए। सड़क मार्ग काफ़ी ख़राब है सर, ऐसी स्थिति में आप खुद यहाँ पर बाइक से पहुँचे हुए, एसपी साहब खुद बाइक से पहुँचे हुए, कैसा अनुभव हुआ? और ग्रामीण इस सड़क को हमेशा उपयोग करते हैं, तो ये एक अनुभव लेना ज़रूरी था आपको, तो ये सोच के भी आप यहाँ पर पहुँचे? बिल्कुल, हमारा यही विचार है कि एक बार खुद जाएंगे तो निश्चित रूप से जो ठेकेदार हैं, जो और हमारे निचला अमला है जो कि इस सड़क के निर्माण में लगा हुआ है, उनको भी मोटिवेशन मिलेगा और कहीं ना कहीं जो डर का माहौल एक रहता है जिसकी वजह से कई बार काम प्रभावित होता है, वो भी खुलेगा और निश्चित रूप से जल्दी काम ये होगा। जिस तरीके से समस्याओं का निराकरण का जो आश्वासन दिया है कलेक्टर ने, ग्रामीण काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं और लगातार जो है इन क्षेत्रों का दौरा बस्तर कलेक्टर कर रहे हैं। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ प्रशांत गजभिये, बंसल न्यूज़, मुंडागढ़।
बलौदा बाजार में एक कार का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि फिल्म के खतरनाक सीन की तरह ये सड़क पर 8 बार पलटकर फिर खड़ी हो गई। दरअसल पलारी के पास इस कार को पीछे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे पहले तो ये 10 फीट उछली और फिर पलटी मारने लगी। पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। आप देख सकते हैं कि हादसे में एक नाबालिग लड़की भी थी, जो टक्कर के बाद कार से बाहर 10 मीटर हवा में उछल गई। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां से इन्हें बिलासपुर रेफर कर दिया गया। बालोद के कसिही कला गांव के एक खेत में ट्रैक्टर जुताई करते वक्त खेत में ही फंस गया, जिसको जेसीबी से रस्सी बांधकर निकाला जा रहा था। इस दौरान ट्रैक्टर पलट गया, जिससे ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंच गई है, जांच में जुट गई है पुलिस। बिलासपुर में इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर डी का प्रोजेक्ट अधर में है। करोड़ों खर्च करने के बाद भी प्रोजेक्ट का अस्तित्व नहीं देखा गया है। प्रोजेक्ट की प्लानिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल तिफरा का इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर डी की शुरुआत साल 2006-07 में बीजेपी सरकार ने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए की थी। इसके लिए 100 एकड़ जमीन आवंटित कर इंडस्ट्रियल एरिया के विस्तार का काम शुरू किया गया। साल 2012-13 में योजना के तहत करोड़ों खर्च कर सड़क, बिजली, पानी टंकी का निर्माण किया गया, लेकिन उसके बाद प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब कहा जा रहा है कि सेक्टर डी और मुख्य मार्ग को लिंक करने वाले अप्रोच रोड को लेकर अड़चन है, जिसकी वजह से योजना पर आगे काम नहीं हो सका है। इधर कई सालों से ठप पड़े काम की वजह से करोड़ों खर्च किए गए निर्माण भी अब जर्जर हो गए हैं। ये इलाका असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। सत्ता पक्ष के नेता योजना के फेल होने के पीछे बीजेपी सरकार की अदूरदर्शिता को जिम्मेदार बता रहे हैं, तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही काम बंद कर दिया गया। तो शासन से मांग करता हूं और लिखित में भी मांग करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि अब इस जगह को आवासीय घोषित करके इसमें लोगों को आवासीय प्लाट या भवन बनाकर दिया जाए, ताकि यहाँ पर एक अच्छा वातावरण और माहौल बन सके और इससे इस क्षेत्र का विकास भी होगा और लोगों को आसान किस्तों में सरकारी दरों पर भूमि और मकान मिल सकेंगे। इससे लोगों में एक अच्छा संदेश जाएगा। ये मैं सरकार से निश्चित रूप से मांग करूंगा। और ये जो इतने पैसे की बर्बादी हुई, ये केवल इनकी अदूरदर्शिता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अदूरदर्शिता के कारण हुई है। इसी तरह और कई जगह इन्होंने पैसे की बर्बादी की है, जिसकी मैं निंदा करता हूँ। अब जब वहाँ सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया है और अब चूँकि सरकार कांग्रेस की है, इसलिए उनको प्राथमिकता के आधार पे कि इस अंचल के जो शिक्षित युवा बेरोजगार हैं, वे स्वयं का उद्योग, लघु उद्योग लगा सके, कर सके और स्वावलंबी बने, इस दिशा में काम करना चाहिए। कांग्रेस का ये आरोप बेबुनियाद है। अब चूँकि सरकार उनकी है, इसलिए अब आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, काम करके उनको दिखाना पड़ेगा। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते